बच्चा मिला मुझे जी, मैं इनको बता रहा था एक बच्चा मिला है पिछले हफ्ते ना बुध को, कहते 4 पेपर उसने ग्रुप ए के निकाले। एक बच्चा इधर भी आया था, 4 ग्रुप ए के निकाले थे, 4 ग्रुप बी के निकाले थे। अब आपके इधर आने की कसर रहेगी है बस। चले छोड़े, एक बच्चा मिला मुझे कल इधर, ये फैकल्टी रूम है, फैकल्टी रूम, यहाँ पे एक बच्चा मिला। उसने कहा कि भाई ये सेट कर रहे हो गया सेट? हो गया? नहीं हुआ, हाथ नहीं हुआ। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जी मैं टैक्स का पेपर देने गया तो मैंने सिर्फ 60 नंबर का पेपर किया, लेकिन जो किया बड़ा सही किया, उसमें फिर मसला नहीं किया, पेपर पास हो गया। तो ये बड़ी रिस्की अप्रोच है वैसे, कि जो करूँगा सही करूँगा, चाहे 3 घंटे लग जाएं 4 सवालों के ऊपर। ये बड़ी रिस्की अप्रोच है, लेकिन किया है। बच्चा नमाज़ पढ़ने आते हैं, आपको मिलवा दूंगा अगर आप कहेंगे। नमाज़ पढ़ के ना मस्जिद के बाहर खड़े होइएगा, तो उसको मैं खड़े कर दूंगा, आप लोग सलाम ले लेके उससे जाते रहेंगे। हाँ जी, नहीं सही हुआ, अभी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं रिकॉर्डिंग बंद नहीं करनी, ऑनलाइन वालों से नहीं, दूसरा पार्ट भी नहीं बनाना अभी। चलो थोड़ी देर बंद कर दो। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज अ लायबिलिटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये बात गलत है क्योंकि रिडीमेबल है, 7 बातें भी हो रही हैं, स्टेटमेंट इन इक्विटी में नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज लायबिलिटी एंड डिविडेंड इन P&L। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज लायबिलिटी एंड डिविडेंड इन P&L, ये बात दुरुस्त है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हुए तो खादिम हैं ऊपर, नमाज के बाद आप चले जाइएगा, जोर के बाद उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा लीजिएगा, ताकि आपसे वहीं नोट्स भी शेयर कर लिए जाएं। आज होमवर्क अगर मैंने कोई देना तो, कल वाले होमवर्क के दोनों सवाल कर लिए थे, जरा हाथ खड़ा करके बता दें। वेल डन। एक सवाल था, वो तो 25 से ही था बस फारक। अच्छा, आज आपने क्वेश्चन नंबर 32 शुरू करना है होमवर्क में, बाकी फिर मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 उसी के पास हो गया। वॉल्यूम 2 निकालें जी, पेज नंबर 1, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 1। दानिश गया हुआ है, जरा हम कंसोलिडेशन शुरू कर दें पीछे से। भाई कोई आके ये व्हाइट बोर्ड मिटा दें उधर से, आप रहने दें। अच्छा जी, मोहतरमा कंसोलिडेशन में पेज नंबर 1, ये ऐसा सफा जो बताने वाला नहीं, पेज नंबर 1 नहीं बताऊंगा। अच्छा, अब मोहतरमा कंसोलिडेशन में एक कंपनी है जिसका नाम है जी PTCL। ये PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने खोली हैं, एनुअल रिपोर्ट 2022, और साथ लिखा हुआ है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। कंट्रोल F का बटन दबाता हूं और इसमें मैं लिखता हूं यूफोन। यूफोन का लफ्ज एक दफा नजर आ गया, 2 दफा नजर आ गया, 3 दफा नजर आ गया, 4 दफा नजर आ गया। यूफोन बार बार PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें किसका लफ्ज नजर आ रहा है? इसका मतलब है कि PTCL ने, जो आप तीनों को क्या, इसका मतलब है PTCL ने यूफोन के शेयर्स बाय किए हुए हैं। लेकिन मेरे भाई, PTCL ने यूफोन के शेयर्स जो बाय किए होंगे वो थोड़े बहुते नहीं है कि मैं उसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर कह के IFRS 9 लगा दूं। वो थोड़े बहुते नहीं होंगे कि मैंने थोड़े से शेयर खरीदे हैं, किसी के 200 300 400 शेयर खरीद लिए तो मैं IFRS 9 लगा दूं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बट अक्सान इट इज मोर देन 50% शेयर्स। यानी अगर किसी कंपनी के हम 50% से ऊपर शेयर खरीद लें तो उस कंपनी को हम, बबल वाले भाई, उस कंपनी को हम कहते हैं, सब देख लिया, सही मिटा दिया उसने, को मसला तो बता दो, उस कंपनी को हम सब्सिडरी कहते हैं अपनी। तो PTCL कौन होगा? पेरेंट। होल्डिंग तो पता नहीं कहां से लफ्ज़ आए। PTCL कौन होगा? पेरेंट। और यूफोन सब्सिडरी। PTCL विल बी पेरेंट एंड यूफोन विल बी सब्सिडरी। कितने शेयर्स खरीदने पर सब्सिडरी बनती है? 51, यानी 50 से ऊपर, 50.23% भी खरीदने तो बन जाएगी। अगला सवाल, शेयर खरीदने वाले को क्या कहते हैं?
नहीं, लेने और देने वाले को मैं नहीं बात कर, शेयर खरीदने वाले को क्या कहते हैं? शेयर खरीदने वाले को कहेंगे पेरेंट, और जिसके शेयर खरीदे गए हैं उसे क्या कहेंगे? सब्सिडरी। पीटीसीएल अपने ओनर्स को 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजेगी। पीटीसीएल अपने ओनर्स को 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजेगी। अब वो 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे वो पहले देख लें। मिसाल के तौर पर ये एक रजिस्टर है, ये है पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है जी? पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बनाएगा पीटीसीएल का अकाउंटेंट पीटीसीएल में बैठ के। अच्छा जी, इसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी यूफोन की। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी होंगी? यूफोन की। ये यूफोन का अकाउंटेंट बनाएगा यूफोन में बैठ के। पीटीसीएल के अकाउंटेंट ने पीटीसीएल में बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, यूफोन के अकाउंटेंट ने यूफोन में बैठ के बना ली। अगली बात, इन फाइनेंशियल को पीटीसीएल का अकाउंटेंट फोन करके मंगवाएगा। यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पीटीसीएल का अकाउंटेंट फोन करके मंगवाएगा, और फोन करके मंगवाकर वो पीटीसीएल और यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गले मिलवाएगा, इनकी कंसोलिडेशन करेगा। जब इनकी कंसोलिडेशन करेगा तो फिर उस बैलेंस शीट में पीटीसीएल की लैंड बिल्डिंग भी आ रही होगी और यूफोन की लैंड बिल्डिंग भी आ रही होगी। अब पीटीसीएल बनाएगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूफोन बनाएगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूफोन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देगा पीटीसीएल को। अब पीटीसीएल एक तीसरी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, दैट विल बी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब पीटीसीएल की एनुअल रिपोर्ट जो भी मैंने खोली है, इसमें आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी, एक पीटीसीएल की अपनी बैलेंस शीट और एक पीटीसीएल जमा यूफोन की बैलेंस शीट। इसमें यूफोन की अलग बैलेंस शीट हम नहीं देते। पीटीसीएल वाले अपने ओनर्स को यूफोन की अलग बैलेंस शीट नहीं भेजते। पीटीसीएल वाले क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं और यूफोन की मंगवाते हैं, और उसके बाद एक तीसरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड। आप पीटीसीएल की एनुअल रिपोर्ट में आपको पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नजर आ रही होंगी और पीटीसीएल की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नजर आ रही होंगी, जिसकी वजह से ये दोनों सफे इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप आके देखें, आपको पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 121 सफे नजर आ रहे हैं। कितने सफे नजर आ रहे हैं? 121 सफे। अच्छा, चपेड़ उठनी चाहिए। अच्छा, किधर है भाई बैलेंस शीट? ये क्या चक्कर है? ये तो इंटेंजिबल शुरू हो गए, बहुत ज्यादा नीचे चले गए हम एकदम। अच्छा जी, नोट नंबर 6, 5। हाँ, ये देखें, ये जी आपको नजर आ रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर आपको एसेट्स नजर आ रही हैं, ये पेज नंबर 40 खोला हुआ है मैंने। इसके अंदर आपको पीपी नजर आ रहा है 131 बिलियन का। 131 बिलियन के बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट्स नजर आ रहे हैं, उनमें सिर्फ पीपी नजर आ रहा है, राइट ऑफ यूज और इंटेंजिबल्स की बात मैं नहीं कर रहा। ओके, अब हम जरा नीचे जाते हैं जहां ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो रही है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच हुए हैं। ये जो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच हुए हैं, ये भी काफी सफों के थे। मैं अब पेज नंबर 40 से किसी ऐसे पेज की तरफ जाने लगा हूं जहां कोई और हेडिंग हो। पेज नंबर 40 पर पीटीसीएल की कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी? ये वाली। इन्हें कहते हैं पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। झूलेलाल, इन्हें कहते हैं पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद इन्होंने यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाई होंगी और क्या बनाई होगी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 230 बिलियन। उधर कितने बिलियन का पीपी था? 131, और इधर 230 बिलियन। और ये कौन सी बैलेंस शीट है? कंसोलिडेटेड, ये वाली, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कहां गई यूफोन की बैलेंस शीट? कोई नहीं। यूफोन की बैलेंस शीट पीटीसीएल ने अपने ओनर्स को नहीं भेजनी होती। पीटीसीएल ने अपने ओनर्स को 2 चीजें भेजनी है। नंबर 1, अपनी बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लेकिन ये वाली मंगवाता जरूर है, मंगवा के मिक्स करने के बाद कौन सी वाली बैलेंस शीट बना देता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये लो जी, कंसोलिडेटेड आपकी थी, ये यूफोन वाली किसकी थी? पीटीसीएल वाली किसकी थी? आपकी। एक से ज्यादा सब्सिडरी सी है फाइनल के सिलेबस में की अच्छा, चलें जी, पहला सफा, स्टेप्स इन्वॉल्व।
PTCL's accountant will prepare financial statements of PTCL. PTCL's accountant will prepare financial statements of, these are called as, आगे लिख लें, of PTCL. ये PTCL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. यूफोन अकाउंटेंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूफोन. ये यूफोन की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. नाउ यूफोन अकाउंटेंट विल डिस्पैच यूफोन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू PTCL. Now PTCL accountant will prepare what? PTCL accountant will prepare this. Now PTCL accountant will prepare consolidated financial statements of group. Assuming के मैं और तुम एक हैं. Assuming के मैं और तुम एक हैं. Now PTCL accountant will prepare consolidated financial statements of group. Assuming parent and subsidiary is a, नहीं सिंगल लीगल यूनिट नहीं है. लीगल यूनिट अलग अलग है. ये कंपनी लॉ में अलग रजिस्टर हुई है, PTCL यूफोन अलग रजिस्टर हुई है. ये दोनों कंपनीज अलग अलग हैं. ये सिंगल लीगल यूनिट नहीं है, लेकिन हमारे नजर में ये सिंगल इकोनॉमिकली ये दोनों अब एक हैं. इसलिए कि PTCL इतना ज्यादा कब्जा किया हुआ है यूफोन पे कि यूफोन बोल नहीं सकती PTCL के कहे बगैर. तो इसलिए PTCL इज फुली कंट्रोलिंग द यूफोन. अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा जी, पेमेंट की जाएगी. कौन खरीदेगा शेयर्स? PTCL. किसके शेयर्स खरीदेगा? यूफोन के शेयर्स खरीदेगा. अच्छा, ये जो यूफोन बनी थी ना, ये यूफोन बनाई थी सऊदी किंग ने. ये अब हर बात आपको बतानी नहीं होती, लेकिन कुछ चले मैं बता रहा हूं. ये यूफोन बनाई थी सऊदी किंग ने. तो PTCL सऊदी किंग को बुलाया उसने, पूरा जो है वो ऊंट ज़िबा किया और रोस्ट बना के रखा और दाएं बाएं बैठ गए. सऊदी किंग ने PTCL को दुम वाली साइड पे कर दिया. तो सऊदी किंग और PTCL बैठ गए और दरमियान में मंगवा ली यूफोन की बैलेंस शीट. और फिर यूफोन को खरीदा PTCL ने सऊदी किंग से. सऊदी किंग को मैं कहूंगा ओल्ड ओनर. कौन सा ओनर? ओल्ड ओनर. ये ओल्ड ओनर था. सबसे पहले यूफोन के शेयर किसने खरीदे थे या यूफोन किसने बनाई थी? सऊदी किंग ने. तो सऊदी किंग इज ओल्ड ओनर ऑफ यूफोन. अल्फाज सुनते रहिएगा, कोई बोंगी नहीं मारनी. सऊदी किंग द ओल्ड ओनर ऑफ यूफोन. PTCL किसको पैसे देगा? आप मुझे बताएं, आप गाय खरीदते हैं जाके, तो गाय के मुंह में पैसे डालते हैं और गाय आ जाती है आपके पास. गाय के बॉडी में कोई टोकन डालते हैं, गाय आपके पास आ जाती है. गाय के ओनर को ढूंढते हैं, रस्सी नहीं ढूंढते, गाय के ओनर को ढूंढते हैं और उसको जाके पैसे देते हैं. तो बच्चे समझते हैं कि PTCL यूफोन को पैसे देगा. नहीं, PTCL यूफोन को पैसे देगा या यूफोन एक कंपनी है उसके मालिकों को पैसे देगा. तो यूफोन के पुराने ओनर कौन? सऊदी किंग. तो यूफोन जब खरीदनी होगी तो PTCL पैसे निकाल के सऊदी किंग को दे देगा और PTCL एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट. बट इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर IFRS 9 की बजाय IFRS 3 और 10 लगेगा. डेट इज कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड. ये जरा देखें, समझ आ रही है? ओल्ड ओनर कौन है? सऊदी किंग. न्यू ओनर कौन है? PTCL बॉट 100% शेयर्स ऑफ यूफोन. PTCL विल पे कैश टू सऊदी किंग टू बाय यूफोन शेयर्स. यूफोन के शेयर्स बाय करने के लिए. ओके, अब कंसोलिडेशन करते हुए बातें नहीं करनी. पहली बात तो ये हो गई, ठीक है जी. दूसरी बात, अटेंटिव रहना है, मोबाइल छोड़ के आना है. पहला सवाल हम करते हैं कंसोलिडेशन का. जरा अटेंटिव रहिएगा. मैं आपको दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के दे रहा हूं, PTCL की और यूफोन. PTCL ने यूफोन को खरीद लिया है और ये दोनों अब एक ही हैं. मैं अभी आपको क्या शो कर रहा हूं? मैं आपको ये शो कर रहा हूं. ये PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सवाल में गिवन होंगी. हम रिक्वायरमेंट में वो वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करेंगे, वो जो मैंने उधर बनाई है. अच्छा, PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है एक डेटर सलासिफ.
सर आसिफ ने घर का लैंडलाइन वाला बिल जमा नहीं करवाया, तो पीटीसीएल के डेटर्स में आ रहे हैं सर आसिफ 3 ट्रिलियन का बिल जो है वो जमा नहीं करवाया। अच्छा, और यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये मैंने करंट एसेट्स बनाए हैं, और यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो अगर मैं चला जाऊं तो यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी करंट एसेट्स के अंदर ही चलें, करंट एसेट्स के अंदर ही एक और बंदा नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे एक डेटर नजर आ रहा है सर उमैर के नाम से, कि सर उमैर ने अपना फोन का बिल 4 रुपए जमा नहीं करवाया। तो ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आ रहा है? पीटीसीएल। पीटीसीएल कह रहे हैं मैंने सर आसिफ से 3 रुपए लेने हैं, और यूफोन कह रहे हैं मैंने सर उमैर से कितने रुपए लेने हैं? 4 रुपए। ये एसेट साइड कर लेते हैं और इधर इक्विटी कर लेते हैं और इधर लायबिलिटीज कर लेते हैं। अच्छा, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज। पीटीसीएल ने यूफोन को उधार दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल 5 रुपए का उधार दिया हुआ है। यूफोन ने लायबिलिटीज के अंदर शो किया हुआ है लोन पेएबल टू पीटीसीएल, लोन रिसीवेबल फ्रॉम यूफोन। अब इधर इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 का क्या शो किया हुआ है? डन। अच्छा जी, अब आप मुझे यह बता दें कि ये वाली साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कौन सी है? ये वाली एसेट साइड, और ये वाली लायबिलिटी साइड। ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? और ये यूफोन। इन दोनों से हमने बनानी है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर करंट एसेट के अंदर हमारे जो डेटर हैं वो नजर आएंगे 7 रुपए, और कंसोलिडेशन मुकम्मल होगी। ये क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं लोग आपस क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? किसी को समझ आ रहा है क्यों बोल रहे हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन ये वाले बैलेंसेस हमने क्यों नहीं 3 और 4 के कैंसिल किए, और ये वाले क्यों कर दिए? देखें, पीटीसीएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पीटीसीएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कहे कि मैंने यूफोन को उधार दिया हुआ है, समझ आती है, नजर आना चाहिए लोन रिसीवेबल 5 रुपए का। लेकिन इसी तरह यूफोन अगर अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यह कहे कि मैंने उधार वापस करना है किसको? पीटीसीएल को, यह बात समझ आती है। लेकिन जब हम पीटीसीएल और यूफोन को अलग अलग देख रहे थे तब तो ये बातें समझ आ रही हैं, लेकिन जब हम पीटीसीएल और यूफोन को सिंगल इकोनॉमिक यूनिट समझ लें और यूजर्स को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दोनों की भेजने लगे, तो ऐसी सूरत में एक कह रहा होगा मैंने तेरे से 5 लेने हैं और दूसरा कह रहा होगा मैंने तुझे 5 देने हैं। यानी मिसाल के तौर पर इसका इस पर इंफ्लुएंस चल रहा है, और ये इंफ्लुएंस तो चल रहा है क्योंकि यूफोन सारी इसकी बातें मान रही है। लेकिन जब हम कंसोलिडेशन शुरू करते हैं तो हम दोनों को क्या एज्यूम करते हैं? सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। जब सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है तो ऐसी सूरत में पीटीसीएल की किताबों में से वो रिसीवेबल जो यूफोन से हैं उन्हें हम उड़ा के फारग कर दिया करेंगे, और यूफोन की वो लायबिलिटीज जो टुवर्ड्स इनको हम उड़ाकर फारिग कर दिया करेंगे। एक तरह की दीवार थी दोनों में, पहले दीवार को हमने खत्म कर दिया ताकि दोनों अपने आप को एक ही महसूस करें। तो जब ये दोनों एक हैं तो शोहर कह रहे मैंने तेरे से 5 लेने, बीवी कह रही हाँ मैंने 5 देने। ओ भाईजान तुसी दोवें शादी होगी, ओए भूल गया। अब देखें, ये तो घर की बात है, इट इज लाइक घर की बात, इट इज लाइक घर की बात। हाँ, शादी से पहले ये मैंने उधार दिया हुआ है और ये कहती है मैंने उधार लिया हुआ है, ये तो पैसों की बात समझ आती थी। लेकिन आफ्टर शादी, अब जब कंसोलिडेशन हो गई है तो आफ्टर कंसोलिडेशन अब अगर ये कहे कि उसने ना हाथ ऐसे किया उसको बात करने के लिए, मैं देखा उसने मुंह अच्छा
मेरी गरारी तेरी तरफ एड़ी भी आज। अच्छा, तो जब इन दोनों, जब ये इसके शेयर खरीद ले तो यूफोन इसकी बन गई। अब यूफोन पर मर्जी चलेगी किसकी? तो फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, यानी अगर शोहर वैसे ही अपने कमरे में बैठा हो और बोले मैंने बीवी से 5 रुपए लेने हैं, तो सेपरेटली बैठा हुआ तो समझ आती है। इसी तरह बीवी किचन में खाना बनाते हुए हाँ हाँ मैंने देने हैं 5 रुपए, शोहर कमरे में बैठ के कह रहे हैं हाँ हाँ मैंने लेने हैं 5 रुपए, और बीवी किचन में बैठ के हाँ हाँ मैंने देने हैं 5 रुपए। लेकिन कोई मेहमान आ जाए घर में तो अब तो मेरे ख्याल से अजीब सी बात लगती है ये। तो जब हम लोगों के सामने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 2 चीजें कैंसिल करें, ये जो मांग रहे यूफोन से और यूफोन जो देने हैं इसको, इनको क्या कर दें? कैंसिल कर दें। वर्किंग में जाकर एक एंट्री किया करेंगे हम, वर्किंग में जाके एक एंट्री किया करेंगे, और ये एंट्री ऐसी हुआ करेगी पूरी कंसोलिडेशन में जिसमें एक की किताबों से डेबिट उठाएंगे और दूसरे की किताबों से क्रेडिट उठाएंगे। पूरी कंसोलिडेशन में दोनों को एक समझ लेंगे आप। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेबिट उठ रहा हो और दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रेडिट उठ रहा हो, सरकार एंट्री कर रहे हैं, ये क्या एंट्री है? लेकिन कंसोलिडेशन में दोनों को एक समझा जाएगा। आप बता दें पीटीसीएल की किताबों में रिसीवेबल कितना आ रहा है? पीटीसीएल इस रिसीवेबल के साथ अब एक रफ वर्किंग होती है कंसोलिडेशन के लिए, इसे कहते हैं रफ वर्किंग कंसोलिडेशन में। हम तो मेन वर्किंग ही करेंगे पेपर में, रफ वर्किंग। हम लोन रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, ये ना एंट्री होगी पीटीसीएल के ट्रायल में, ना एंट्री होगी यूफोन के ट्रायल में। ये एक डायरी खरीदेगा पीटीसीएल का अकाउंटेंट जो रफ वर्किंग में एंट्रीज कर करके चेक करेगा कि अब ये आपस की चीजें कैंसिल कैसे करनी है। तो ये एक मेमोरेंडम वर्किंग आप कह सकते हैं, रफ वर्किंग कह सकते हैं। तो पीटीसीएल शोहर मान जा तूने पैसे नहीं लेने, मान गया। बीवी बोली मैंने कौन से देने थे? लोन पेबल डेबिट। तू बोल तूने रिसीवेबल रिसीव नहीं करना, बोल दिया, बोल दिया। तू बोल मैंने पैसे नहीं देने, मैंने देने कौन से थे? तो शोहर ने रिसीवेबल क्रेडिट कर लिया, बीवी ने। जब ये एंट्री हम पोस्ट करेंगे तो वो बैलेंसेस नजर आएंगे या कट जाएंगे? कट जाएंगे जी। डिफरेंस हुआ तो स्टे ट्यून, तकरीबन 5वीं 6ठी क्लास में डिफरेंस डालेंगे इसमें। ओके, समझ आ गई बात की? अच्छा, आप बता दें व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 7। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं पेपर में, जो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है जो हम किया करेंगे। हम पहले ऐसे किया करेंगे कि वो सारा फिगर्स ना इधर बुलाया करेंगे। सबर अभी नहीं, तस्वीर खींचनी। हम सवाल ऐसे शुरू किया करेंगे कि पहले ना सारी फिगर्स को बुलाया करेंगे। कंसोलिडेशन हो रही है 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए। ये करने के बाद अब हम इस जर्नल एंट्री को पोस्ट किया करेंगे। ये करने के बाद अब हम इस जर्नल एंट्री को पोस्ट किया करेंगे। ये एंट्री होगी, इसे पोस्ट करें। शोहर तू मान, तूने पैसे नहीं लेने, चल मान जाता हूं। ये एंट्री पोस्ट होगी, रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। बीवी तू मान, तूने पैसे नहीं देने, जी मैंने सरताज को पैसे नहीं देने, पेबल डेबिट हो गया। जर्नल एंट्री पोस्ट होगी। ये फिगर कहां से उठाई? सवाल से, ये सवाल से, ये सवाल से, ये सवाल से। एक एंट्री आपने पेपर में करनी है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ आपस के बैलेंसेस। आपस के बैलेंसेस कैंसिल करने हैं। अब जब यूजर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगी तो उसमें यूजर्स को सिर्फ नजर आ रहा होगा कि इन दोनों ने मिलकर सर आसिफ से 3 और सर उमैर से 4 लेने हैं। इस पे हमें एतराज नहीं है। क्यों? इसलिए कि सर आसिफ भी इन दोनों के लिए बाहर की चीजें सर्कल में नहीं आएंगे और सर उमैर वैसे ही सर्कल में आना पसंद नहीं करेंगे इनके। तो सर आसिफ भी बाहर, सर उमैर भी बाहर, तो अंदर ही अंदर कौन? पीटीसीएल और यूफोन। इनके बैलेंसेस कैंसिल करने हैं या थर्ड पार्टी बैलेंसेस भी? इनके आपस के बैलेंसेस कैंसिल करने हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर बरकत के लिए क्वेश्चन लिखें और इसके ऊपर समझने के लिए सोल्यूशन लिखें। ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है? ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। नाउ यू आर सपोज्ड टू कैच इट, यू कैन कैच इट। एंट्री लिखना जरूरी नहीं है। अगर हम -5 कर लें, एंट्री लिखना जरूरी नहीं होगा। जिसने जहां से कंसोलिडेशन पड़ी हुई है उसको वो जरा भूलनी पड़ेगी और जिस तरीके पे हम करा रहे हैं उसी पे करनी पड़ेगी। टेस्ट बांटने
क्या चीज? टर्म टेस्ट फंड, माशाल्लाह भाई, अल्लाह नजर ना लगाए। भाई कह रहे हैं कि टर्म टेस्ट फंड मैंने बड़ा आसानी से कर लिया और खत्म भी हो गया। पहले वाला कौन सा टर्म टेस्ट? वो वाला टर्म टेस्ट नहीं बता रहे? टर्म टेस्ट कितनों का अच्छा हुआ है? एक क्वेश्चन के अलावा कौन सा क्वेश्चन 2 मुश्किल था यार। ये वैसे मुझे निहायत अफसोस हो रहा है, कल ऑनलाइन वालों ने भी बताया कि सिर्फ 1 या 2 सवाल मुश्किल लगे। तो आइंदा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सारे ही मुश्किल लगें। ये ज्यादती है वैसे, लेकिन ये क्या बात हुई कि 1 या 2 सवाल मुश्किल लगे? पेपर है, फारग पेपर था फिर। अच्छा, IAS 12 का दूसरा पार्ट नहीं बनाया अभी तक यार? उस वक्त बना देना था। हाँ, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल था शुरू कर दो, के बीच में जाम रुके थे। चलो जान दो इस दफ़ा। तो आप हजरात ने जो है वो आपको चाहिए था मेरे ख्याल से कि चलें छोड़ें, हर सवाल आता तो कर लेना चाहिए था यार। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कंसोलिडेशन और पढ़ाने को। अफसोस हुआ है आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। करें यार, वॉल्यूम 1 में आए, पेज 680, इस डब्बे को सेट करें। बड़ा तो बना फिरते ना, साथ वाले को कहें डब्बे को सेट कर जरा। पेज 680 है बेटा, पेज 680, पेज 680 ये डब्बा है, इसको सेट करना है। बिलाल है ना, बिलाल, वो खालर शीदा का बेटा बिलाल, वो रिसेंटली ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। लो जी, अब पट्टा बैठ गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। यार कैमरा उधर रखो, कोई बच्चे नोट कर रहे हैं। हाइब्रिड में अच्छे बच्चे हाथ खड़ा कर दें, सारे अच्छे बच्चे सारे हाथ खड़ा कर दें। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अच्छा जी, बिलाल हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये बातें करने वाले हजरात फाइनेंशियल एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, शुक्रिया। फाइनेंशियल एसेट विच विल हेल्प हिम इन हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा, कुछ सरकार ऐसे हैं जिनके अभी तक कंसोलिडेशन चल रही है। which will help them in handling the transactions related to financial assets. He has requested you, अब बिलाल का पक्का ही पट्टा बैठ गया। He has requested you to review the following summary. उसने आपको क्या एक समरी रिव्यू करो, और कौन सी चीजों के बारे में बोलें? फाइनेंशियल एसेट्स। रशीद, आपको पता है कि फाइनेंशियल एसेट्स में एक थे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, FETPL, FETOCI। भाई प्लीज 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 इसको देखें, इसको देखेंगे नहीं तो मुश्किल लगेगा, इसको देखेंगे तो आसान लगेगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पढ़ा था हमने, और नीचे 2 मॉडल पढ़े थे और इनकी ट्रीटमेंट पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, ये 3 मॉडल्स पढ़े थे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, FETOCI, FETPL। और फिर हमने पढ़ा था इनका सलूक क्या करना है। डन हो गया? अब ये सारे हमारे जहन में होने चाहिए, और अब हम शुरू करते हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, FETOCI और FETPL बिजनेस मॉडल। जरा मैं खोल लेता हूं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मेरे ख्याल से ना नियत था, बिजनेस मॉडल नियत था। बिजनेस मॉडल होल्ड टिल मैच्योरिटी, होल्ड और मे सेल, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। यहां क्या लफ्ज लिखा हुआ है? बिजनेस मॉडल। अमोर्टाइज कॉस्ट, जरा देखें, इसको करेक्ट करना है। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, होल्ड, ये तो एंड सेल तो यहां आएगा, तो होल्ड टू कलेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया, 1 नंबर मिल गया। पता नहीं 1 मिलना है, आधा मिलना है, कितने हैं? अच्छा, होल्ड टू कलेक्ट या होल्ड और मे सेल? FETOCI। होल्ड टू कलेक्ट क्या करने होते हैं यार? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ना। तो होल्ड टू कलेक्ट नहीं, होल्ड टू कलेक्ट एंड मे सेल। इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी राइज, अब इतनी डिटेल में उसने, आप लिख दो एंड सेल, कोई नहीं, आप लिख दो एंड सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी राइज, पूरे मार्क्स देगा आपको। उसने जरा एब्रिविएशन यूज की हुई है। डन हो गया? होल्ड टू कलेक्ट का मतलब क्या है? ये तरह कहते हैं होल्ड टू कलेक्ट। कलेक्ट 2 चीजें करनी होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। FETPL वाले कहते हैं मैंने होल्ड टू सेल वाले हैं। कुछ सही भी होता है यार, हद होगी, हमारी चीज को बोंगी तो नहीं मारनी अपनी कोई। सही है गलत है? सही है। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। आगे कैश फ्लो का लफ्ज लिखा है, पहले का लफ्ज लिखा है बिजनेस मॉडल, फिर कैश फ्लो। सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट।
नो कंडीशन, नहीं 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 नहीं, इधर भी सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट इधर भी पास होता है, इधर भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमें चाहिए होता है। लेकिन प्लीज कैश फ्लोज में कभी फेयर वैल्यू को नहीं डालना, क्योंकि मैंने कहा था फेयर वैल्यू कोई वादा नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में लिख के। तो थोड़ी सी सुस्ती की आई कैप ने यहां कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज का लफ्ज लिखना चाहिए। बता दें जी एफईटी ओसीआई में कोई कंडीशन नहीं होती, यहां हम पसंद करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेना, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आए तो कंडीशन तो है, नो कंडीशन तो नहीं, कंडीशन है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सोली भी लिख सकते हैं, कोई मसला, सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू ना कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, वादा कोई नहीं करता हमसे, वो आ जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर ये टेस्ट फेल हो जाए तो कोई मसला नहीं। ये देखें जरा, सोचें, अगर आपका ये वाला टेस्ट फेल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप शेयर्स को किस पे रख सकते हैं, एफईटी पे। कंडीशन नहीं है कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लें, आ जाए तो ठीक है, तोहफा है, ज्यादा से तोहफा है तो ठीक है, ये सही है। आगे आसान है, आगे मुफ्त के नंबर है। अमोर्टाइज कॉस्ट डेट और इक्विटी दोनों के लिए यूज होता है। गलत बात, डेट के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट यूज होता है, और इक्विटी शेयर परचेज कर लें तो यूज नहीं होता। आपको पता है अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल नहीं था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में, तो सिर्फ डेट में है या इक्विटी में है, इतना सा काट देंगे, डेट सिक्योरिटीज में। एफईटी ओसीआई मॉडल कहता है सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के लिए लगता है। ऊपर देखें फाइनेंशियल एसेट लिखा हुआ है, इसलिए डिवेंचर भी जहन में होने चाहिए और शेयर्स भी। तो एफईटी ओसीआई मॉडल कहता है सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के लिए लगता है। मेरे ख्याल से तो वो आज जो डायग्राम खोली थी उससे भी काफी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। फाइनेंशियल एसेट इक्विटी के लिए भी लगता है और डेट के लिए भी लगता है। इसको मैं आज अपलोड करते हुए ये भी कोशिश करूंगा कर दूं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिख दूं इधर, और इसको इन्वेस्टमेंट इन डेट लिख दूं, ताकि यहां से भी आपको थोड़ा सा जरा बार बार बात सुनने की रिवीजन हो जाएगी। तो ये बता दें यार, डेट सिक्योरिटीज या डेट एंड इक्विटी। एफईटीपीएल तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र है शेयर्स के लिए, एफईटीपीएल सिर्फ शेयर्स के लिए। एफईटीपीएल नहीं, एफईटीपीएल डिबेंचर्स के लिए भी है और एफईटीपीएल शेयर्स के लिए भी है। डायग्राम जहन में 3-4 रखनी थी, वो जो फाइनेंशियल एसेट्स वाली, लाइबिलिटीज वाले जहन में नहीं रखनी थी। इक्विटी एंड डेट। अमोर्टाइज कॉस्ट में फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से शुरू करते हैं। फेयर वैल्यू होती है परचेज प्राइस, मैं परचेज प्राइस के ब्रैकेट में लिखता था, फेयर वैल्यू एक दो दफा लिखा है। फेयर वैल्यू होती है परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डन। इसमें सोचें, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो पुत्र एक्सपेंस में जाती है यार, क्या कर रहा है, सिर्फ फेयर वैल्यू। परचेज प्राइस को वो फेयर वैल्यू बोल रहा है। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट वाले की अमोर्टाइज कॉस्ट पे, बिल्कुल फेयर वैल्यू वाले की। ओ भाई जन ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, IS 41 नहीं है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल नहीं, फेयर वैल्यू। और इनकी भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू। कोई ऐसा मॉडल है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल करें? सिर्फ किस पे रखना होता है, फेयर वैल्यू पे। क्या अब ऑप्शन वाली कैटेगरी से उसने अब दी नहीं, क्या करें यार। बांटो जाके उधर टेस्ट, हाइब्रिड में फिजिकली अपने हाथ से पकड़ाओ। ये जो एक्सक्यूज आ रही है, आप भी जाओ अब्दुल्ला, आप दूसरी हाइब्रिड में जाके बांटो, जाओ। हाँ बंद कर दो रिकॉर्डिंग, ठीक है भाई, जाना शुरू कर दें।